शलाखेया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामीति नामिने। नमो आचार्यपदाय निताय कृपापदाय गौरकथाधामदय नागरिकार्य। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि सेल्फी के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम 1.14 भागवत गीता का जो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जो सेल्फी होती है आपको नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में लेके जाती है। तो भारती जी आप बताएंगे कि हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। वो आपने जो मुझे ध्यान आ रहा है हमने डिस्कस किया था कि वो अपने से इतना प्यार करने लगा व्यक्ति कि वो सिर्फ अपने को देखता रहा, भूख प्यास बेचैन सब कुछ भूल भाल के, जबकि उसका शरीर जर्जर हो गया, उसका रंग रूप भी बदल गया, मगर फिर भी वो अपने प्रेम और मोह में इतना पड़ा हुआ था कि वो सिर्फ अपने आप को ही निहारता, सब कुछ भूल भाल। हाँ, तो और वो बंदा था नार्सिसिस्ट जिसकी हमने लास्ट कहानी डिस्कस करी थी। और वही नार्सिसिस्ट और वो भूख प्यास झरझर हो गया उसका शरीर और वो मर गया वहां पे, ठीक है। और वही आज नार्सिज्म जो आ रहा है वो हमारे आज सेल्फी कल्चर के अंदर आता जा रहा है कि हम जो इतनी ज्यादा सेल्फीज खींचते रहते हैं और उसको 100 टाइम फिल्टर करते हैं, 1000 बार फिल्टर करते हैं, और जब तक उस पर इतने सारे लाइक्स नहीं आते, जब तक उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स नहीं आते, हार्ट्स नहीं आते, या कितने कुछ भी ट्रेंड नहीं होता, तब तक हमें उसको एक्सेप्ट करने में कितनी दिक्कत होती है। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे जो सेल्फी है हमें कितना एक डिसीज की तरफ लेके जा रही है जिसको कहते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि वो हमें अपने अंदर ही अंदर घुसाई जा रही है कि आई एम द इम्पोर्टेंट पर्सन, मैं हूँ, ठीक है। ये तो हमने डिसीज किया, ये डिस्कस किया था कि ये एक डिसीज की फॉर्म ले रही है कि जब हम दूसरों को बिल्कुल मतलब मायने नहीं देते कि दूसरों का क्या सोच है, क्या विचार है, हम उसके बारे में कोई मायने नहीं दे रहे, बस अपने अंदर ही अंदर घुसे रहते हैं। तो एक ये डिसीज हो गया जो हमें सेल्फिश बनाता है। दूसरा एस्पेक्ट सेल्फी कल्चर का है कि सेल्फी हमें डिप्रेशन में लेके जा रही है ना। अब सेल्फी हमें डिप्रेशन में कैसे लेके जा रही है, कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा? सेल्फी हमें डिप्रेशन में क्यों लेके जा रही है, बताओ रुचि। लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं कि उनका वे हमसे ज्यादा अच्छा है या वो हमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और लीड्स टू डिप्रेशन। आई गेस मतलब हम एक इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और हमें लगता है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि घास जो है बहुत हरी भरी है दूसरी तरफ। हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि जब तक हमें क्यों नहीं कोई पसंद कर रहा, क्या कमी है कि हमारे को लाइक्स नहीं मिल रहे या कमेंट्स नहीं मिल रहे, और अपने आप पे हमें भरोसा नहीं रहता, हम कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं। और जहाँ किसी ने खाने की या घूमने की डाल दी तो उसमें भी मर जाते कि हाँ ये तो कहाँ जा रहा है। वो जेलसी और वो ईर्ष्या और वो ये सब भी पनपना शुरू होता है कि सब जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे घूमने, हम क्यों घर बैठे। हाँ, तो हमने देखा कि कितने सारे ड्रास्टिक इमोशंस आते हैं कि आपका सेल्फिश हो जाते हो, दूसरा आपके अंदर जेलसी आ जाती है, एनवियस हो जाते हो। और जेलसी आएगी तो सबसे पहले क्या जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर में सॉलिटेयर बनना शुरू हो जाता है। सॉलिटेयर मतलब गॉल ब्लैडर का स्टोन, वो निकल के आपकी रिंग पे सॉलिटेयर नहीं आएगा। तो वो गॉल ब्लैडर की पथरी का सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन। हाय जब हम लगाते हैं कि हाय मेरे पास ये नहीं है, हाय वो चीज है। अगेन जो सेल्फी कल्चर है वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को फीड करता है। कौन सी इंडस्ट्री को वो फीड करता है, कोई बताता है? सेल्फी कल्चर की वजह से जो एनवी आती है, जो जेलसी आती है, उसकी वजह से बहुत इंडस्ट्री फ्लरिश होती है। और वो कौन सी इंडस्ट्री है? घूमने फिरने की और रेस्टोरेंट्स वगैरह की। विमेन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्यूटी, मेकअप प्रोडक्ट्स, मेकअप इंडस्ट्री। मेकअप प्रोडक्ट्स तो चलो दूर की बात है, वो चीज तो सही है। बोटॉक्स, हाँ, कि मेरे मुंह पे एक रिंकल नहीं आना चाहिए, बोटॉक्स जो तो बहुत बढ़ गया था। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो फ्लरिश हो रही है। कॉस्मेटिक सब लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो बहुत हाई फाई चीज होती है तभी लोग सोचते हैं, अदरवाइज तो नहीं।
ये आपका मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग आजकल एक रिंकल, अभी आप उस एज पे पहुंचे नहीं हो ना, अभी आप नहीं जवान हम हो। पहुंच रहे हैं, फिर हम भी देखेंगे। पहुंच रहे हो ना, अभी 5-6 साल है। नहीं अभी नहीं, 5-6 साल है। दिखते हैं, हमें भी फील होता है। फील होता है, उस लेवल पे नहीं फील होता ना जिस लेवल पे उनको होता है। तो हम और इसलिए वो सेल्फी खींचते ही नहीं ना, हम देखते ही नहीं। तो जो खींच रहे हैं आज की क्लास उनके लिए है। आप उनके लिए एग्जाम्पल हो कि कैसे आइडल बन के रहना है। अभी आज की क्लास में आप दोनों की फोटो वो उस पे लगाऊंगी नहीं थंबनेल नहीं, पे कि लेकिन अगर ऐसे बन। सेल्फी खींचते हैं तो वो फील होता ही है कि हाँ ठीक लग रहे, तो इसका यही सॉल्यूशन है कि मत खींचो। ठीक है। तो द थिंग इज, वो सबसे बड़ी है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम एज हो रहे हैं। ठीक है, हम अपनी, जैसे पहले टाइम में क्या होता था, विद एज क्या आता था, एक एक्सपीरियंस आता था। तो लोग कहते थे कि बड़े बंदों के पास जाओ, उनसे एक्सपीरियंस शेयर करो, उनकी राय ली जाए। आज कोई भी इस एज पे आके अपने आप को बड़ा कहलाना ही नहीं चाहता। वो उनको रिंकल्स से प्रॉब्लम होती है, और बोटॉक्स इंडस्ट्री जो है उससे फुलफिल हो रही है। मतलब वो उस चीज को फीड कर रहा है। और उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, कई बार जब फीमेल्स ज्यादा बोटॉक्स या उस पर जाते हैं तो उससे ब्लड कोगुलेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, आपके ब्लड बॉडी में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार वो क्लॉट कहीं फंस जाए, स्ट्रोक बढ़ सकता है। तो दीज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं। तो हम दो रीजन आ गए, दो चीज हो गई जो हमें सेल्फी कल्चर पे लेके चल जाता है। सेल्फी कल्चर एक तो हमें बहुत सेल्फिश बनाती है हमारा, दूसरा हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उसी पे रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, एक्सटर्नल्स पे रहता है। और जो थर्ड ये है कि वो हमें एक एज आने में एक्सेप्टेंस नहीं देती कि मेरे को इस एज पे आ गई हूँ तो मेरे को इस एज के लिए एक्सेप्टेंस आए। वो चीज एक्सेप्टेंस लाने नहीं देती, जिस वजह से मैं अपने आप से घृणा करना शुरू कर देता हूँ और जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। ठीक है, सो अब ये हमने ये देखा कि ये सेल्फी कल्चर जो है वो हमें को डिटोरेट कर रहा है, क्योंकि फेसबुक कल्चर हो गया, फेसबुक पे लोग पिक्स डालते हैं, इंस्टा पे डाल दिया, और जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन को फीड कर रही है। कहीं ना कहीं वो हमसे अपने आप को प्यार करने से दूर करती है। मतलब हमारे में अपने लिए ही हीन भावना आती रहती है कि यार मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ। ये आज से पहले माँ बाप ये काम करते थे। जब ये सेल्फी कल्चर नहीं था, माँ बाप करते थे कि भाई पड़ोस के बच्चे के नंबर इतने अच्छे आ गए, तुम कहाँ रह गए हो। पड़ोस के बच्चा देख लो, वो तो अपने माँ बाप के लिए क्या नहीं कर रहा, वो बाहर घुमा लाया, वहां कर रहा है, तुम कितना कमा रहे हो। पर आज ये जो है, हम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं विद दिस सेल्फी कल्चर। हमारी जो वैदिक सिविलाइजेशन है, जो हमारी वैदिक एंसेस्ट्री है, वो हमें ये चीज के लिए प्रोहिबिट करती है। क्यों? क्योंकि पूरा भागवत गीता का जो ज्ञान है वो शरीर तत्व पे नहीं है, आत्मा तत्व पे है। अब हम ये देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में कि कितना हम शरीर तत्व के बारे में सोचते हैं, मैं अपनी एक्सटर्नल ब्यूटी के बारे में कि मैं कैसे लग रही हूँ, कैसे हूँ, उस चीज के बारे में अगर मैं ज्यादा सोच लेती हूँ तो क्या होता है, वो मेरे को एक एक्सेप्टेंस लाने में दिक्कत करती है। वो मेरे को हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि आगे चल के अगर मैं कहूँगी इससे क्या होएगा, कुछ समय के बाद मेरे को उस चीज से लेके या तो डिप्रेशन आ जाएगा, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, डिसीज हो जाएगा, ज्यादा कंपैरिजन मोड पे चली जाऊंगी तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाएगा। ठीक है, सो और एक और चीज भी हो सकती है, जो सबसे बड़ा स्टोन आप देखते हैं किडनी में स्टोन, किडनी में स्टोन भी इसी वजह से होता है कि हम जब बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हैं। अब अगर आप देखें, कुत्ता जो होता है, कुत्ता अपनी बाउंड्री कैसे मार्क करता है, कुछ डॉग्स हो गए या लायन हो गए या कोई भी एनिमल होता है, वो अपनी बाउंड्री कैसे मार्क करता है? वो यूरिन पास करके। ये सीमा जी कहिए। वो अपनी बाउंड्रीज में यूरिन पास कर देते हैं कि ये उससे पता चलता है कि हाँ, उनकी और बाउंड्रीज है। और जो दूसरे डॉग्स होते हैं वो यूरिन को स्मेल करते हुए उस कैटेगरी में जाते नहीं है ना। तो मतलब यूरिन जो है, जो बॉडी का एक्सक्रीटा है कि हाँ ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा वो है। ठीक है, जब हम सेल्फी कल्चर में जाते हैं, जब हम अपनी बॉडी बनाते हैं, आप देखोगे मोस्टली जैसे ही बच्चे जिम ज्वाइन करते हैं और जैसे ही बच्चे कुछ अपने सप्लीमेंट्स खाने शुरू हो जाते हैं, हालांकि वो है तो प्रोटीन्स पर, लेकिन क्यों वो किडनी स्टोन बन जाते हैं। मेरे पास 90% केसेस आते हैं जिम ज्वाइन करके सप्लीमेंट्स खाए और मेरे को किडनी स्टोन हो गया। क्यों?
क्योंकि जब वो वहां पे देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, या जिम ट्रेनर होता है, या जितने भी एक्टर्स हैं, हम उनसे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं। रोज शाम को आके शीशे के आगे शर्ट उतार के, भैया मेरा डोला कितना बड़ा हो गया, इंची टेप लेके मेजरमेंट शुरू हो जाता है, या मेरी आज चेस्ट कितनी हो गई, मेरा बाइसेप्स कितना हो गया, मेरा ट्राइसेप्स कितने हो गए, और मेरी मेरी क्या कहते हैं, एब्स, मेरी 6 पैक्स एब्स हो गई। और जब तक नहीं होती तब तक हमारे अंदर हीन भावना आती रहती है, और फिर क्या लगता है दिमाग में, यार मैं तो किसी काम का नहीं। तो दिमाग में क्या रहता है, उन लोगों की जो है, उन लोगों का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, और मेरा एरिया क्या है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो एनिमल ट्रेट होता है, एनिमल्स यूरिन पास करके अपनी बाउंड्री मार्क करते हैं, और वही ट्रेट हम इंसानों में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं कि भाई मैं तो यूरिन पास करके अपनी बाउंड्री भी नहीं मार्क कर सकता, क्योंकि सबकी बाउंड्री ज्यादा, वो मेरे से अच्छा है, उसने मेरे साथ जिम स्टार्ट किया था, उसकी बॉडी बन गई, मेरी बॉडी नहीं बनी। तो वो जो दिमाग में रहता है, यार वो यूरिन पास करके मतलब उसकी बाउंड्री बढ़ती जा रही है, मेरी बाउंड्री कम होती जा रही है। तो यूरिन रिटेंशन होता है, वो जितने भी उसमें मिनरल्स होते हैं और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, वो किडनी के अंदर सेडिमेंटेशन होता रहता है, वो रुकते रहते हैं। यूरिन रुक जाएगा, यूरिन कम पास होएगा, और अगर आप पानी के अंदर मिट्टी डाल के पानी रखोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वो किडनी में जितनी देर यूरिन पड़ा रहता है वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वो स्टोन बन जाता है, और फिर पेन होता है। कंपैरिजन इंडस्ट्री है। तो लॉजिक समझ में आया कि कैसे डॉग्स का यूरिन पास करना मतलब वो बाउंड्री मार्क कर रहा है, और हमारा भी वो एनिमल ट्रेट है, हमारे दिमाग में भी जो पुराना ब्रेन भगवान ने दी है, हम सोचते हैं कि वो हमसे अच्छा है, दिमाग में आ गया उसकी बाउंड्री ज्यादा है, और वो एनिमल ट्रेट क्या है, यूरिन पास करना ही मतलब बाउंड्री को इंडिकेट करता है। तो ब्रेन क्या करता है, कम यूरिन देना शुरू कर देता है कि भैया तुम्हारी तो बाउंड्री कम हो गई, तुम क्या कहाँ बाउंड्री मार्क करोगे यूरिन पास करके, कहाँ अपनी बिग बाउंड्री करोगे। यूरिन किडनी में रुकना शुरू हुआ, और जितना जैसे मिट्टी बैठती है वैसे ही यूरिन में जितना भी गंद होता है वो बैठना शुरू हो जाता है, और स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है। 90% मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है, जैसे ही बच्चा जाता है वो, और आजकल गर्ल्स का भी यही है, जितने पार्लर्स हैं, नेल आर्ट हो गई, मतलब हम नाखूनों पे, जो कि बॉडी का एक एक्सटर्नल पार्ट है, उस पे भी 500-600 रुपए खर्च करके हम नेल आर्ट बनवाते हैं। सी हम कहाँ पे जा रहे हैं। और जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन थी वो हमें वर्क करने को कहती थी कि आप अपनी अंतरात्मा पे वर्क कीजिए, आप अपनी आत्मा पे वर्क कीजिए, आप विजडम को गेन कीजिए। विजडम गेन करके शरीर के बंधन से मुक्त हुए। जितना हम उसके बॉडी कंसेप्शन में जाते जा रहे उतने ही ज्यादा हम डिसीज होते जा रहे हैं, स्टोन्स बन रहे हैं। और जितना हम अपने सोल के बारे में या विजडम गेन करने के बारे में या नॉलेज के बारे में या किसी गोल, फिक्स गोल के बारे में सोचते हैं, हायर पर्पस ऑफ लिविंग के लिए, कि हम अपनी बॉडी को किसी के लिए कैसे अच्छे से यूज कर सके, हम अपनी बॉडी को किसी के अच्छे काम के लिए जो भगवान हमसे चाहते हैं, या जो स्क्रिप्चर्स में बीइंग अ गुड पर्सन की डेफिनेशन के अंदर आता है, हम अपनी बॉडी को किस उस वे में यूज कर सके, वो हमारे को वैदिक सिविलाइजेशन सिखाती। तो अभी तक सबको ठीक है या मैं रिपीट करूं? ठीक है। सो हमने ये देखा कि सेल्फी कल्चर कैसे हमें स्टोन्स और ये एक्सेप्टेंस से दूर लेता जा रहा है। जितना हम रेजिस्ट करते हैं वो प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी। व्हाट यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। जितना हम एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं तो हम उसके सॉल्यूशन में चले जाते हैं। जितना हम रेजिस्ट करते हैं हम प्रॉब्लम ओरिएंटेशन में रहते हैं। जितना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं हम सॉल्यूशन मोड में जाते हैं। ठीक है। सो और दूसरा ये एस्पेक्ट है, श्लोक नंबर 14 की व्याख्या पढ़िए, मीनिंग नहीं पढ़ना, व्याख्या पढ़नी है। भारती जी आप पढ़िए भागवत गीता चैप्टर 1 श्लोक नंबर 14। उसमें हमने देखा कि भगवान कृष्ण की एंट्री, जो द हीरो ऑफ द वर्ल्ड है, उन्होंने अपनी एंट्री के बारे में नहीं सोचा। और आजकल हम अपनी एंट्री के बारे में सोचते हैं कि सेल्फीज होनी चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, वैसे दिखना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की एंट्री जो थी बिल्कुल घोड़ों के ऊपर थी और बिल्कुल एज अ सारथी के रूप में थी। वो कोई एंट्री है, द किंगडम ऑफ द किंग ऑफ द होल यूनिवर्स की एंट्री जो हो रही है वो है सारथी के रूप में। तो भगवान एक्सटर्नल्स पे नहीं जा रहे। एक इससे ये मीनिंग मिलता है। और इसका व्याख्या पढ़िए, कोई पढ़िए व्याख्या। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा
बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य क्यों? शंख नहीं, रुकिए, उनके शंखों को दिव्य क्यों कहा गया? शंख तो उन्होंने भी बजाए हैं, शंख तो अभी भीष्म ने भी बजाए हैं, तो कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य क्यों कहा गया? आगे पढ़िए। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा ना थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन, यह सदा पांडवों के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे बस रुकिए, है? अब शंख, रुकिए, शंख क्या, हमने शंख क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? शंख लॉर्ड विष्णु को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और शंख क्या रिप्रेजेंट करता है? विक्ट्री होने वाली है या बिगनिंग ऑफ अ वॉर। बिगनिंग एक साउंड होती है, एक लाउड साउंड होती है। शंख रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, ठीक है, शंख रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी देवी को, ठीक है, विजय लक्ष्मी। और क्या है, जहां कृष्ण है, और लक्ष्मी जी क्या है, भगवान विष्णु की वाइफ है, ठीक है, और वो एक पतिव्रता नारी है, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। और जहां भगवान विष्णु होंगे और जहां कृष्ण होंगे तो लक्ष्मी जी उनके पीछे पीछे चलेंगी, ठीक है। और हम दिवाली पे क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा। हम दिवाली के ऊपर सबसे जो हमारा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर हम क्या करते हैं? लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी जी को पूछते हैं, विष्णु जी को नहीं पूछते, विष्णु जी को तो पूछते ही नहीं है। और लक्ष्मी जी क्या है, पतिव्रता नारी है, उनके पति को पूछोगे नहीं तो लक्ष्मी जी आएंगी हमारे घर। अभी यहाँ शंख, उनके शंखों को दिव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि कृष्ण जो शंख बजा रहे हैं, शंख रिप्रेजेंट गॉडेस लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी है वो पतिव्रता नारी है, और वो जहाँ कृष्ण जाएंगे, चाहे वो विजय लक्ष्मी हो चाहे वो धन लक्ष्मी हो, जहाँ कृष्ण जाएंगे वही लक्ष्मी जी आएंगी। और हम क्या करते हैं दिवाली पे, लक्ष्मी जी को पूछते हैं और विष्णु जी को कहते हैं सॉरी टुडे इज नॉट योर डे, आज लक्ष्मी जी, आई वांट ओनली लक्ष्मी जी टू कम इन माय होम दिवाली पे। तो लक्ष्मी जी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? एक कहानी आती है ना, जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था और शिव जी को नहीं बुलाया था, और सती जो थी वो जबरदस्ती वहां पे चली गई लड़के, और जब उसने देखा कि उसके पति को कोई आदर नहीं मिल रहा तो सती ने क्या किया, अपने आप को बर्न कर दिया, और वो यज्ञ विध्वंस हो गया, वो यज्ञ हुआ ही नहीं। सबने ये कहानी सुनी हुई है। तो फिर लक्ष्मी जी कैसे ये चीज एक्सेप्ट कर देंगी? तो ये दिवाली पे सबसे बड़ा ब्लंडर हम लोग करते हैं, एक पतिव्रता नारी को उसके पति के बिना हम पूजते, ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के शंखों को दिव्य कहा गया है, क्योंकि वो विजय लक्ष्मी और जिसको कहते हैं राज लक्ष्मी या हर प्रकार की लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब दिवाली पे ये ब्लंडर मत कीजिएगा, लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ पूजिएगा, तो आप देखेंगे डबल बेनिफिट होगा। आगे पढ़िए। अतः जैसे ही विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके विजय मतलब विक्ट्री और श्री मतलब मनी, लक्ष्मी पैसा। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता ने प्रदान किया था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। विजय निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। अब मेरे को बताइए, हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? भारती जी बताएंगी। भारती जी कहाँ चली गई है? भारती जी वो 36। हिंदी की वर्णमाला में कितने होते हैं? क ख ग घ ख। हिंदी की वर्णमाला में कितने? हिंदी के टीचर को बुलाओ, हिंदी के टीचर बताएंगी। क ख ग कितने होते हैं? 59। कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? क ख ग घ। अभी वो भी देख रही है। और वो अक्षर अगर लिखे जाते हैं तो वो अक्षर कैसे लिखे जाते हैं? 33 होते होंगे, 59 56 होते हैं। 56
56 होते हैं, ठीक है। आप- और आप- अगर हम वो अक्षर स्वर भी ले लिखते रहे हो हैं, आप? स्वर भी साथ में काउंट कर रहे हो? जो पूर्ण अक्षर है, व्यंजन ले रहे हो? हाँ, क ख ग ग घ ग घ, घ च छ झ स्वर झ 11 है आपके। त थ द ध न प फ ये ब रहा म ना, म क, भ ख, भ ग, म। य र ल व। श, श, स, ह। हमें सिर्फ ABCD आती है, हम फुल टू अंग्रेज हैं, हमें क ख ग घ घ भूलते हैं। हमें तो अंग्रेजी भी नहीं आती। बहुत अच्छी बात है। तो द थिंग इज कि हर अक्षर कैसे लिखा जाता है, जैसे आप लिख रहे हैं क के ऊपर आ गया मात्रा, एक लाइन आ जाती मात्रा है, नहीं, मतलब मात्रा वो लाइन, ठीक है। ख लिखा, ख के ऊपर लाइन, जितने भी अक्षर हैं हर अक्षर के ऊपर लाइन आ जाती है। वो धा जो के ऊपर नहीं लाइन आती। धा ख का के खुले ऊपर आधी छत लाइन खुली तो होती आती है ना, वो पूर्ण करने के लिए तो आएगी हाँ। ना। मगर हर अक्षर का कंप्लीशन कहाँ पे आता है, वो लाइन के साथ आता है, ठीक है। और लाइन के ऊपर जैसे आप लिख रहे हैं कर्म और मात्रा लग रही है, जो मतलब लाइन के ऊपर सिर्फ 2 लेटर्स आते हैं, जैसे कर्म हो गया, कर्म का र, ठीक है, और अहम का म, बिंदु। और तो कुछ लाइन के ऊपर नहीं आता। आता है भारती जी, हिंदी की रा टीचर? आता रा है, की बिंदु हुक वाली मात्रा भी आती है। चांद बिंदु आता है और रा आ जाता है। वो तो पूर्ण अक्षर है ना, वो क्या? तो पूर्ण अक्षर है। ई लिख लिया या ओम लिख लिया, चंद्र चांद बिंदु जो बिंदु। आप कह रहे हो, चंद्र बिंदु कह रहे हो, वो तो पूर्ण अक्षर है ना, वो तो अक्षर की पूर्णता है। कोई ऐसा अक्षर जो जैसे र तो पूरा भी आता है और र यूं भी आता है, ठीक है। और अहम में जैसे अहम लिख रहे हैं संस्कृत में, म लिखते हैं, म बिंदु की फॉर्म में भी आता है और माँ वैसे भी आ जाता है। वैसे भी आता है। तो सिर्फ एक ये 2 लेटर्स हैं जो वो रेखा होती है उसको सरपास कर सकते हैं। जो ई की मात्रा है उसमें तो वो पूरा अक्षर हो गया ना, ऐसी मात्रा का तो कोई अलग रोल नहीं है ना। अगर जैसे बड़ी ई लिखते हैं ऊपर, सिर्फ इसका तो कोई रोल नहीं है ना, या सिर्फ एक चंद्र बिंदु का तो कोई रोल नहीं है ना। जैसे आप ओम लिखोगे तो पूरा चंद्र बिंदु वो कंप्लीट अक्षर हो गया ना, उसकी कंप्लीशन है, ठीक है। अलग से चंद्र बिंदु कहीं लगेगी, विदाउट ऊ तो नहीं समझ आएगा ना, ऊ तो होना चाहिए। पर र एक ऐसा शब्द है जो ऊपर जाता है, जिसकी अपनी कंप्लीशन नीचे भी है और ऊपर भी है। और अहम में म की बिंदु भी लगा सकते हो और म का कंप्लीशन नीचे भी है। न भी तो आता है ना, हाँ न जी, की भी बिंदु लगती है। न की बिंदु, अंधकार हुआ, उसमें न के ऊपर बिंदु आ जाती है, आधा जो न होता है। आधा न। पर जनरली 2 शब्द हमने ऐसे देखे हैं जो र और म होते हैं, न का बहुत उसमें तो लगा देते हैं, लेकिन आधा न ही ज्यादातर लिखा जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हर अक्षर का जो ऊपर कंप्लीशन आता है ये मात्रा के फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में आता है। अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सबको, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? थम्स अप करके बता दीजिए, ठीक है। तो रुचि आपको आया, इसमें देखते हैं, हिंदी ठीक है, 11 ठीक है, 12 कम समझ आ रहा है। आ रहा है ना। तो द थिंग इज बाकी सारे अक्षर जो हैं वो नीचे रहते हैं, और जो वो लाइन है डेथ लाइन। आप सोचो कि ये खत्म, मैं इस लाइन क हो गया, क के ऊपर ये, दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ डेथ। अगर हम इसको मतलब कंपैरिजन वे में देखें, लाइन ऑफ डेथ, हर अक्षर जो है वो लाइन पे खत्म। सिर्फ 2 अक्षर हैं जो लाइन के ऊपर जाते हैं, वो है र और म। और र और म किसको प्रेजेंट करते हैं? कौन से भगवान के नाम में आता है र और म? राम। राम, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं सेल्फी कल्चर में रहूंगा तो मेरे जो है, जो भी मैं कर लूं, जितने भी मटेरियलिस्टिक मेरे पे है कि मैं अपनी डिग्रियां दिखा दूं, मैं अपना ब्यूटी दिखा दूं, मैं अपने स्किल्स दिखा दूं कि देखो मैं कितनी अच्छी डॉक्टर हूँ, या मैं कितनी अच्छी ड्राइंग करती हूँ, या मैं कितनी पोएट्री कर सकती हूँ, क्या है,
वो जैसे ही लाइन ऑफ डेथ आएगी, जो अक्षर को कंप्लीट करती है, कंप्लीट करती है, वहीं पे खत्म। पर जो अगर मैं भगवान का नाम लेती हूँ, जैसे राम का नाम लेती हूँ, नीचे लाइन क्या है, डिसीज है और अल्टीमेटली डेथ। अब इसके बियॉन्ड मैं कैसे जा सकती हूँ, वो है भगवान राम के नाम को जपने से, क्योंकि र और माँ दो ऐसे अक्षर हैं जो उस लाइन ऑफ डेथ को सरपास कर सकते हैं। आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ठीक है, तो उस लाइन ऑफ डेथ मैं आज जितनी भी डिग्रियां ले लूं, आज मैं जितनी भी फोटो खींच लूं, आज मैं कितनी भी फेमस हो जाऊं, आज मैं कितनी भी रिच हो जाऊं और मैं उसको फेसबुक पे, इंस्टा पे या कहीं पे भी प्रेजेंट कर दूं, पर जैसे ही वो लाइन आएगी, जैसे ही वो लाइन ऑफ डेथ आएगी, वो खत्म, वही खत्म, आज मैं मरी, खत्म। पर उसके बियॉन्ड मेरे को कौन लेके जा सकता है? उसके बियॉन्ड मेरे को सिर्फ र और माँ, जो वो लाइन पे ऊपर जा सकते हैं, वही लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो अब ये हमें ये दिखाता है, इवन जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड को सरपास करते हैं, जो हम अगर थोड़ा सा टेक्निकल बताती हूँ, कि जैसे ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को अगर मेरे को क्रॉस करना है, तो पहले तो मेरे को, अब मैं भूलोक पे हूँ, भूमि के ऊपर हूँ, उसके ऊपर 6 और प्लैनेट है, भवलोक जहाँ पे आत्माएं रहती हैं, उसके ऊपर आता है स्वर्गलोक, उसके ऊपर आता है महालोक, उसके ऊपर आता है तपालोक, और तपालोक के ऊपर आता है सत्यलोक, महालोक, सॉरी महालोक के ऊपर आता है जनलोक, जनलोक के ऊपर आता है तपालोक, और तपालोक के ऊपर आता है सत्यलोक। सत्यलोक में, जिसको ब्रह्मलोक कहा जाता है, वहां ब्रह्मा जी बैठते हैं। तो अगर मेरे को भगवान के धाम जाना है, तो पहले तो मेरे को ये ब्रह्मांड के 6 प्लैनेट्स क्रॉस करने हैं, और जैसे ही ब्रह्मांड से मैं बाहर निकलूंगी तो आता है ब्लैक होल, जहाँ पे बैठते हैं सदा शिव जी और काली माता। और काली माता हमारे ईगो को काटती है। काली माता के गले में कितने नंबर की खोपड़ियां होती है, कितनी खोपड़ियां पहनती है काली माता, कभी किसी ने गिनी है? काली माता के तो मंदिर हम जो जाते हैं सैटरडे के सैटरडे, सिर्फ अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, माँ ये विशेष पूरी कर दो। काली माता गले में 56 कपोल, वो जिसको कहते हैं स्कल्स, स्कल्स पहनती हैं, और वो 56 स्कल्स जो होते हैं, वो एक एक अक्षर को रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एक अक्षर हमारे अहम को रिप्रेजेंट करता है, कि हाँ मैं हूँ, क ख ग। तो काल जैसे ही हम ब्रह्मलोक को क्रॉस करते हैं, काली माता हमारा एक वो काट देती है, एक सर काट देगी, दूसरा काट देगी, तीसरा काट देगी, तो वो 56 बार हमारे सर काट सकती है, जितना हम 56 हर एक अक्षर का ईगो लेके जाते हैं। ये बहुत डिटेल्ड साइंस है, अभी मैं सिर्फ बहुत एब्रप्टली बता रही हूँ कि क्या ऐसा होता है। ठीक है, और जब वो सारे कट जाते हैं, या तो हम अपने सर कटवाते रहे बार, या हम 2 अक्षर जो उस लाइन ऑफ डेथ को क्रॉस कर सकते हैं, उनका आश्रय ले, तो हम डिसीज से भी बच पाएंगे, और हम अपनी लाइफ का हायर गोल और हायर पर्पस पे भी जा पाएंगे। तो अभी तक जो मैंने कहा सबको क्लियर है या ज्यादा टेक्निकल है? रुचि नहीं आया, ये जो काटने वाली बात नहीं समझ हर अक्षर जो होता है हमारे अहम को रिप्रेजेंट करता है, कि मैं ये हूँ। ठीक है, हर अक्षर जो है अल्फाबेट का, जैसे डॉक्टर हो गया, ड आ गया, मैं डॉक्टर हूँ, ये मेरे उसको रिप्रेजेंट करता है, और मैं तो भैया मैं तो बहुत बड़ी डॉक्टर हूँ, मैंने तो बहुत केसेस कर रखे हैं, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरा ईगो, हर अक्षर ईगो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रुचि बन गई CA, पहले क्या आ गया अक्षर स, तो रुचि का क्या है, भैया मैं तो बहुत बड़ी से हूँ, या मैं बहुत बड़ी CS हूँ, या जो भी है। ठीक है, कोई बन गया टीचर, ट, भैया मैं तो टीचर हूँ, मैं तो सबको सब पढ़ा सकती हूँ, ये। तो हर एक कोई कुछ ना बना तो, हाँ कोई कुछ ना बना तो वो हाउसवाइफ है, तो वो हाउसवाइफ भी बहुत वो होती है भाई, होम मेकर। कोई अब हम होम मेकर शब्द इस्तेमाल करेंगे, घर बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं भाई, हमसे अच्छा आर्किटेक्ट दीवारें खड़ी कर रहा है, हम घर में जान डाल रहे हैं। हाँ, तो बताइए, तो आप भी कुछ सब बन गए। हाँ भैया, अरे अपने आप को खुद ही उठाना पड़ता है, कोई आके नहीं उठाता, खुद ही उठाना पड़ता है। हम घर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें जान डाल रहे हैं। वो जो इतने बड़े गधे गधे घूम रहे हैं, उन गधों को खाना निर्माण हो रहा है, वो जो निर्माण हो रहा है, पर हम उसमें क्या कर रहे हैं, या तो हो गया ना कि भैया मुझसे अच्छा तो कुकिंग कोई कर ही नहीं सकता, किसने मेरी कुकिंग को बोल दिया कि इसमें मिर्च कम है या नमक ज्यादा है या क्या है, तो वो जो ईगो आ गया, या मेरे से अच्छा तो बच्चे कोई पाल ही नहीं सकता, या मेरे से अच्छा कोई ये काम कर नहीं सकता। तो हर एक अक्षर जो है, जो हम अपने आप को डेजिग्नेशन देते हैं, और वो हर अक्षर जो होता है
वो हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करता है। और ये काली माता की ड्यूटी होती है कि जहाँ ईगो आ रहा है ना, मतलब हम अपना सर ऊंचा रख रहे हैं, हेड हाई, तो काली माता आके काट देती है। तो ऐसे कोई भी अक्षर किसी ना किसी से तो शुरू होएगा ना कोई डिजिग्नेशन। तो वो हमारे, अगर हम उसको बहुत सुपरसीड कर रहे हैं तो वो हमारे ईगो को फीड कर रहा है। जैसे मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ तो भाई मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं सेल्फी खींचूंगी, मेरे को एक्सेप्टेंस आएगा ही नहीं कि मैं मेरे कोई रिंकल आ जाए या मेरे दिल आ जाए, मेरा कोई दाना आ जाए, और जैसे ही आएगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। हाय मेरे को एंजाइटी हो गई, हाय मेरे को क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। ये क्या है? ये काली माता मेरे ईगो को काट रही है। आपको रिंकल देके, वो टाइम है, वो आपको रिंकल भी देगा, वो आपको पिंपल भी देगा, वो आपको क्या कहते हैं मस्सा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। समझे रुचि? तो ऐसे कोई भी मेरी डेजिग्नेशन होगी, कोई भी मेरा ईगो होगा, कोई भी मेरा स्किल होएगा, तो वो काली माता आके उस ईगो को काटती है। और वो 56 अक्षर होते हैं हिंदी में, और वो 56 अक्षरों का वो स्कल्स का वो पहनती है, और वो हर अक्षर पे वो काटती रहती है। और या तो फिर हम आश्रय ले 2 वर्ड्स जो कि उस लाइन ऑफ डेथ को सरपास कर सकते हैं, र और म, राम। या तो मैं उसका आश्रय लूं तो इट इज लाइक अ लिफ्ट, तो मेरे को सीढ़ियां नहीं लेनी पड़ेंगी, मैं सीधा लिफ्ट में ऊपर चली जाऊंगी विद ऑल माई जितनी भी इम्प्योरिटीज मेरे में है। तो वो भगवान की हेडेक हो जाएगी। जब हम कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे, कंप्लीटली गॉड की हेडेक हो जाएगी कि मेरे को कैसे रखना है, कैसे ठीक रखना है, क्या नहीं रखना। पर वो भाव ऑफ सरेंडर आना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। So anyone who wants me to repeat again? हम सब एक पेज पे हैं। ये हमारी क्लास ऐसे होती है। मैं भी सबसे पूछती, बेटा कोई डाउट है? नो मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। सोनल एक बात पूछनी। Is it all clear? Is it all clear above? Yeah, all clear और all clear। वो ये वाला जब आप पूछोगे अच्छे देखते हैं। एक बात Is it all clear और all clear? बताइए रुचि जी, क्या सवाल? रोजी का सवाल है। अच्छा रोजी, मैं ये कह रही थी इसका क्या मतलब होता है अपना हाथ जगन्नाथ? अपने हाथ से आप जगन्नाथ जी का भोग लगता रहता है, 56 भोग, या जितनी भी बार जब भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना हुई थी ना, तो जिन राजा ने स्थापना करी थी उसने ना उनसे 2-3 वर मांगे थे कि एक तो मेरे आगे कोई प्रोजनी ना हो, हाँ, मेरा कोई आगे लड़का ना हो, मंदिर का बंटवारा ना हो, कोई एक ना ले, ठीक है। और दूसरा ये कि आप सोगे नहीं, तो आपकी पलकें नहीं होंगी, आप सोगे नहीं, कि ताकि आपके दर्शन 24 घंटे खुले रहे, क्योंकि जगन्नाथ जी अपने भक्त, आइज बहुत बड़ी बड़ी है ना, किसी को भी ढूंढ लेते हैं। और थर्ड इसमें उन्होंने मांगा था कि आप खाते रहोगे, कि कोई भी प्रसाद लाएगा आप खाओगे, ठीक है, आप मना नहीं करोगे कि आपका पेट फुल हो गया। तभी जगन्नाथपुरी में एकादशी वाले दिन भी चावल चढ़ जाते, क्योंकि भगवान को भोग अर्पित किया जाता है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक बस खाते रहते, बहुत खाऊ भगवान है जगन्नाथ जी। और अपने हाथ जगन्नाथ जी का मतलब ये है कि अगर आप अपने हाथ चलाते रहोगे, बनाते रहोगे, तो कभी भूखे नहीं मरोगे। अगर आपके हाथ में स्किल्स आते हैं अपने हाथ जगन्नाथ, तो आप खा भी सकते हो, बना भी सकते हो, खिला भी सकते हो। अपने हाथ जगन्नाथ जी का ये मतलब है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। आज हमने श्लोक नंबर 14 फिनिश कर लिया है, अगली बार हम 15 श्लोक करेंगे। तो सब रेडी रहिएगा, पढ़ के रखिएगा, और कोई भी डाउटफुल होएगा तो ऑल क्लियर मत कीजिएगा, ऑल क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और हमें फिजिकल कंसेप्ट से उठ के मेंटल कंसेप्ट पे जाना है, ठीक है। तो आज अगेन हम फिर से क्लास एंड करते हुए, जो हमारे को डेथ का न्यूज मिल रहा है मिसेस पुष्पा का, जो सीमा जी की मदर हैं, जिनकी हार्ट फेलियर से डेथ हो गई, और मेफिशा की मदर मिसेस केसर जहान, हाँ मिसेस केसर जहान, जिनकी कोविड की वजह से डेथ हो गई। आज फिर हम उन देवागत आत्माओं के लिए एक बार 3 टाइम्स हरे कृष्णा चैंट करेंगे एंड वी विल एंड द क्लास। और हम चैंटिंग अच्छी करें कि जो संसार में ये कोविड का चल रहा है वो जल्दी से खत्म होए और लोग सेफ रहें। हम विश्व शांति और विश्व समृद्धि के लिए प्रे करेंगे, ठीक है। तो सब अपने हैंड्स रेज कर लिए और सब अपनी ऑडियो को वो कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, सब चैंट करेंगे, 3 बार करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। तो अब हम नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे।